हेलो एवरीवन। बच्चों, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का आज कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 5 का नाम है टैबुलर प्रेजेंटेशन। एक्चुअली अभी मैं आपको कराऊंगा वन गो में 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। इसमें हम क्या करेंगे, इन 3 चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स की प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सीखेंगे। मैं आपको एक बार बताता हूँ रेफरेंस के लिए। अगर आपको याद हो, इसी यूनिट के चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या सीखा? कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने डाटा को कलेक्ट करना सीखा, ठीक है। फिर हम एक स्टेप आगे आए, हमने एक चैप्टर नंबर 4 पढ़ा। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा को हमने जो कलेक्ट किया था, उस डाटा को हमने क्लासीफाई कर लिया, उस डाटा को हमने अलग अलग कर लिया, उस डाटा की हमने छटनी कर ली, डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स में बना लिया उसको, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस जो डाटा को मैंने अलग अलग किया है, मैं उस डाटा को क्या करूँगा? प्रेजेंटेशन। उस डाटा को मैं प्रेजेंट करूँगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सिखाऊंगा मैं आपको। और जो हम प्रेजेंटेशन सीखेंगे वो 3 तरह की सीखेंगे, 3 तरह की प्रेजेंटेशन सीखेंगे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 5 में जो हम प्रेजेंटेशन सीखेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 5 में हम सीखेंगे टैबुलर प्रेजेंटेशन, कि डाटा को प्रेजेंट करेंगे टेबल की फॉर्म में। तो हम कौन सी प्रेजेंटेशन सीखेंगे बच्चों? टैबुलर। चैप्टर नंबर 6 में मैं सिखाऊंगा आपको डायग्राम की फॉर्म में। एंड चैप्टर नंबर 7 में कराऊंगा मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो मैं अब आपको 3 डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूँ, टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। डाटा को हम प्रेजेंट करना सीखते हैं टेबल की फॉर्म में। मुझे पता है बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही होगी, मैं आपको पहले बताता हूँ। आपने टेबल नोटिस करी है? टेबल कैसी होती है? टेबल ऐसी सी बनी होती है कुछ, ठीक है। एक ऐसी डाटा ऐसे लिखा होता है। तो व्हाट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन? स्टैट्स में हम किस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव मतलब वो इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल्स डाटा के साथ डील करती है, जो न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करती है। तो उस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को, उस न्यूमेरिकल डाटा को, टेबल की क्या पहचान होती है? टेबल की पहचान ये होती है कि टेबल में ना रो होती हैं और टेबल में कॉलम्स बने होते हैं। बच्चों, इनको कहते हैं रो और इनको कहते हैं कॉलम। तो टेबल की पहचान ये होती है कि रो और कॉलम का एक अरेंजमेंट होता है। टेबल में क्या होता है? रो और कॉलम का एक अरेंजमेंट होता है। इनको हम रो कहते हैं, इनको हम कॉलम कहते हैं। तो रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम? टेबल। अब हमें इस न्यूमेरिकल डाटा को इस अरेंजमेंट में दिखाना इज नोन एज टैबुलर प्रेजेंटेशन। और आई कैन से दैट टू प्रेजेंट numerical information or to present quantitative information in the form of row and column is known as what? Tabular presentation। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम की फॉर्म में दिखाना इज नोन एज टैबुलर प्रेजेंटेशन। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ numerical data, or I can say that quantitative information in rows, in columns. Systematic presentation of numerical data in rows and column। ठीक है। अब बड़ा छोटा सा चैप्टर है, मैं इसके आपको बेसिक से क्या ऑब्जेक्टिव है, हम टेबल बना के आप करना क्या चाहते हो, टैबुलर प्रेजेंटेशन से आपका क्या मकसद है। यार एक बात बताओ, मैं आपको उसको ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ, उसके उद्देश्य बताता हूँ। एक बात बताओ, मेरा डाटा ऐसे लिखा हुआ था लैंग्वेज की फॉर्म में कि देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 20 आर गर्ल्स, 30 आर बॉयज़, आउट ऑफ 30 बॉयज़ 10 बॉयज़ आर बिलोंग टू बिजनेस क्लास फैमिली एंड सो ऑन। ऐसे लिखा हुआ था। एंड सेम बात आपको लेट से टेबल की फॉर्म में बना के दे दी। इससे जब हम इस फॉर्म में चले जाते हैं, मतलब लैंग्वेज से टेबल की फॉर्म में चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है यार? टेबल ना समझनी आसान होती है। टेबल इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड।
टेबल कॉम्प्लेक्स डाटा को, ये इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स थी, उसको सिंप्लीफाई कर देती है। टेबल समझना आसान होता है, इवन लेमन, लेमन मतलब आम आदमी, लेमन, इवन लेमन, LAYMN, इवन लेमन, आम आदमी कैन ईजिली अंडरस्टैंड। मे बी वो लैंग्वेज ना पढ़ पाए पर टेबल में वो डाटा तो देख पाएगा, है ना। ईजी, अट्रैक्टिव होती है, देखने में अट्रैक्टिव होती है टेबल, है ना। आपको एक न्यूज़पेपर दूँ मैं और उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो, या आप पूरे बोर्ड पे देखो, सबसे पहली नज़र अगर आपकी जाएगी तो वो इस टेबल पर जाएगी, बिकॉज टेबुलर थिंग, टेबुलर प्रेजेंटेशन इज मोर अट्रैक्टिव, है ना। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? पहला, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। कॉम्प्लेक्स डाटा को, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक कॉम्पैक्ट जगह लिख देती है तो सिंप्लीफाई कर देती है कॉम्प्लेक्स डाटा को, व्यापक डाटा को, ठीक है। देन टू इकोनोमाइज द स्पेस, ये इकोनॉमिक्स नहीं लिखा, इकोनोमाइज लिखा हुआ है। टू इकोनोमाइज द स्पेस का मतलब है कि स्पेस बच जाता है। अच्छा, यही बात आप अगर लैंग्वेज में लिखते तो कितनी सारी लाइनें यूज़ हो जाती, लगभग आपका हाफ ऑफ द पेज यूज़ हो जाता, और यहाँ पे एक छोटी सी टेबल में कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, तो आपका स्पेस बचा देती है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टू इकोनोमाइज द स्पेस। देन टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, एक टेबल अगर बन जाती है ना तो कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाता है। अब जैसे ये टेबल बनी हुई है, आप इस टेबल में मेल फीमेल के बेस पे कंपैरिजन कर सकते हो, आप इस टेबल में रूरल अर्बन के बेस पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो टेबल की खास बात ये होती है कि इट फैसिलिटेट कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन करना, तुलना करना आसान हो जाता है, ठीक है। टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? एक बार आपने टेबल बना ली तो यू कैन फर्दर स्टडी द डाटा, मतलब आप इस टेबल का, एक बार टेबल निकालने के बाद आप इसका मीन निकाल सकते हैं, आप इसका मीडियन निकाल सकते हैं, आप इसका मोड निकाल सकते हैं, इसके बाद आप पढ़ाऊंगा मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं आप इसका, एंड सो ऑन, बहुत रेंज निकाल सकते हैं। मतलब एक बार टेबल की फॉर्म में डाटा प्रेजेंट हो गया तो आप इसकी फर्दर, इसके अंदर कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है आप एक बार डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद इसके अंदर और कैलकुलेशन करना चाहें, इसकी मदद से कुछ और निकालना चाहें, कोई और वेरिएबल निकालना चाहें, आगे एडवांस स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। बट यही इन्फॉर्मेशन अगर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी तो माइट भी डिफिकल्ट हो जाता कि कैसे कैलकुलेशन, यहाँ कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, मेल इतने फीमेल इतने, कंपैरिजन हो सकता है, तो इसको कहते हैं फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। टू प्रोवाइड रेफरेंस, कई बार हम ना इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं, कोई बात बोल देते हैं अपनी लेक्चर में या अपनी बात कहने के लिए कोई डाटा इस्तेमाल कर देते हैं। लेट्स से कि इंडिया इज़ दी एज पर 2011 सेंसस, इंडिया इज़ दी सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, एंड फर्स्ट वन इज़ चाइना। अब ये बात आपने कह तो दी, इसके पीछे क्या प्रूफ है, क्या आधार है, आपने क्या, आपके पीछे इसका क्या बैकग्राउंड है, तो आप ये बताओगे ये मैंने बात यहाँ से बोली है, एज पर, मैंने बोला था ना एज पर सेंसस ऑफ 2011। तो आप अपनी बात कहने के लिए टेबल का यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस, एज अ सोर्स, ठीक है। तो इससे आपकी बात में ना वजन बढ़ जाएगा कि यार ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये डाटा ऐसे नहीं बोल रहा, इसके पीछे एक रेफरेंस है, इसके पीछे एक सोर्स है, ठीक है। तो आप टेबल का यूज़ कर सकते हो टू प्रोवाइड रेफरेंस, ठीक है। नाउ बहुत ईजी सी बात है क्योंकि इनसे एमसीक्यू बनाएगा, किसी भी टेबल के अंदर क्या क्या रिक्विसाइट्स होते हैं, क्या क्या रिक्विसाइट का मतलब होता है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स नहीं रिक्वायरमेंट, एक अच्छी टेबल में क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छी टेबल में क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़ टाइटल होना चाहिए जी, किसी भी एक टेबल के अंदर टाइटल सबसे ज़रूरी होता है। टाइटल देखो, चैप्टर होता है, इंग्लिश का एक चैप्टर होता है या इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर होता है, किसी के भी अंदर उस चैप्टर का जो नाम होता है ना, वो उस चैप्टर की पूरी कहानी बयां कर देता है कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो टाइटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसे ही टेबल में टाइटल होना चाहिए कि वो टाइटल पढ़ के पता लग जाए कि इस टेबल में इंफॉर्मेशन क्या मिलने वाली है मेरे को एक्चुअली, तो टाइटल होना चाहिए, ठीक है। मैनेजेबल साइज़, मैनेजेबल साइज़ का मतलब है कि जो साइज़ होना चाहिए ना तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए टेबल का, ना वो बहुत छोटा होना चाहिए, और जो साइज़ होना चाहिए वो हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे पर्पज़ को सूट करना चाहिए। या मैं ये कह सकता हूँ कि मैनेजेबल साइज़ का मतलब ये भी होना चाहिए, कल को मेरे को कोई और इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं उस साइज़ को बढ़ा पाऊँ,
अगर मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम हो गई तो मैं साइज़ को छोटा कर पाऊँ। मैनेजेबल साइज़ का मतलब होता है ना तो ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, एडजस्टेबल हो, बड़ा या छोटी कर सकता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप गूगल कर सकते हैं कोविड-19 इंडिया या www.covid19india.org, www.covid19india.org। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी टेबल मिलने वाली है। आप जाइए एक बार, उसमें आपको ये मिलेगा कि स्टेट्स कितने हैं, स्टेट के नाम लिखे होंगे, इधर लिखा होगा इंडिया में कितने टोटल केस हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने रिकवर हो गए, कितने डिजीज हो गए। पहले ना यही 4 कॉलम थे। जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तो 1-2-4 कॉलम और आ गई कि टोटल वैक्सीन एडमिनिस्टर आज तक इस स्टेट को कितनी वैक्सीन मिल चुकी। अच्छा, एटलीस्ट 1 डोज कितने लोगों को लग गई उस स्टेट में, टोटल 2 डोज कितनों को लग गई, रिमेनिंग डोजेस कितनी बाकी हैं। ऐसे वो साइज़ बढ़ गया टेबल का। आप जाके देखिए तो ये क्या हुआ, मैनेजेबल साइज़। हम अपने टेबल के साइज़ को कम या ज़्यादा कर पा रहे हैं एज पर दी पर्पज़, एज पर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ठीक है। अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब होता है सुंदर होनी चाहिए। अब सुंदर का मतलब यहाँ पे फूल पत्ती से नहीं है। अट्रैक्टिव का मतलब है टेबल शुड बी नीट एंड क्लीन। टेबल के अंदर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। टेबल के अंदर जो जो उसका इसेंशियल पार्ट है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ी हुई ना हो। अट्रैक्टिव का मतलब ये है फूल पत्ती से नहीं है, नीट एंड क्लीन बनी हो, ये है। ठीक है। स्पेशल एम्फेसाइज, कई बार हम टेबल के किसी डाटा पे स्पेशली एम्फेसाइज कर देते हैं, तो उसको आप अगर स्पेशल एम्फेसाइज करना हो तो किया हो और उसको मार्क किया हो, जैसे एस्ट्रिक कर दिया हो, हैशटैग कर दिया हो या बोल्ड कर दिया हो। जैसे मान लो ये इन्फॉर्मेशन है तो इस पर मैंने क्या कर दिया, हैश बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसके बारे में कुछ है इन्फॉर्मेशन, इस पर स्पेशल एम्फेसाइज कर दिया। ठीक है, स्पेशल या बोल्ड कर दिया इसको, ये तो नॉर्मल है और ये बोल्ड कर दी। तो किसी टेबल के अंदर किसी डाटा पे आपको, किसी एंट्री पे आपको स्पेशल एम्फेसाइज करना हो तो वो किया हुआ हो और उसके लिए कोई नोटेशन यूज़ की हुई हो, जो अक्सर आप देखते हैं एस्ट्रिक देखते हैं, हैशटैग देखते हैं, बोल्ड देखते हैं एंड सो ऑन। टेबल ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पर्पज़ को सूट करे। जाहिर सी बात है यार, ऐसी टेबल क्यों बनाओगे जो हमारे पर्पज़ को सूट ही नहीं करती। अब जैसे वो कोविड-19 ORG वाली डाटा है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन, एक्टिव केसेस वगैरह वाली इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो हमारे पर्पज़ को सूट कर रही है। तो टेबल ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पर्पज़ को क्या करे, सूट करे। ठीक है। अब ये वाला सिंपल एंड क्लैरिटी, टेबल भाई इतनी सिंपल होनी चाहिए और इतनी क्लियर होनी चाहिए इवन लेमैन कैन अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा ना हो टेबल समझने के लिए पहले मुझे कुछ पढ़ना पड़े, यार ये क्या बात हुई। टेबल ऐसी होनी चाहिए, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसे दी होनी चाहिए कि आम आदमी भी उसको समझ सके, इतनी क्लियर, इतनी सिंपल होनी चाहिए। ठीक है। फैसिलिटेट कंपैरिजन, टेबल का जो सबसे एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उसमें कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए। यस, टेबल ऐसी होनी चाहिए जो कंपैरिजन कर पाए, जैसे मेल फीमेल के बीच में कंपैरिजन हो पा रहा है, रूरल अर्बन के बीच में कंपैरिजन हो पा रहा है। दूसरी बात, एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जिन कॉलम्स को कंपेयर करना है, तुलना करनी है, उनको आसपास बनाओ। जैसे कोविड-19 ORG वाली, कोविड-19 इंडिया वाली वेबसाइट पे आप जाइए, उसमें आपको डाटा जो मिलेगा वो ऐसे वे में मिलेगा, टोटल केस, एक्टिव, रिकवर्ड, डिजीज्ड। भाई टोटल कितने आए, अभी एक्टिव कितने हैं, आज रिकवर कितने हो गए, या टोटल रिकवर कितने हो गए, टोटल कितने मर गए, ये कंपैरिजन हो पा रहा है। फिर वैक्सीन वाली इन्फॉर्मेशन आएगी कि टोटल वैक्सीन कितनी मिल चुकी है स्टेट को, एक वैक्सीन की डोज कितनी लगी है, 2 वैक्सीन की डोज कितनी लग गई, रिमेनिंग कितनी है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन एक आसपास मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि टोटल केस कितने आए, एक वैक्सीन कितने लोगों को लग गई हैं। अरे यार, जिनको कंपैरिजन करना है उनको आसपास बनाओ। अब एक बात देखो, मेल फीमेल आपने आसपास बनाया, अब मेल को यहाँ लिख देते, फीमेल को यहाँ लिख देते, क्या बात होती। रूरल अर्बन को आपने आसपास बनाया, तो ऐसे ही करना है, जिन कॉलम को आपको कंपेयर करना है उनको आसपास बनाओ। ठीक है, बेसिक सी बात है, क्लैरिटी हो गया। यूनिट्स, बच्चों डाटा जो ये लिखा होता है ना, हर डाटा
की एक यूनिट होती है। लेट्स से वो मीटर में है, वो सेंटीमीटर में है, वो केजी में है, वो परसेंट में है, वो किस में है, उसकी वो जो ये यूनिट होती है वो टेबल में मेंशन होनी चाहिए, टेबल पे मेंशन होनी चाहिए। अब आप बार बार यहाँ पे परसेंट तो नहीं लिखोगे, इट्स बेटर कि आप, क्योंकि आपको पता है डाटा परसेंट में, तो आपने यहाँ पे लिख दिया देखो परसेंट में। एंड क्योंकि इस टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है इसलिए टेबल क्या है, अट्रैक्टिव। फुल पत्ती नहीं लगाई मैंने, ठीक है, यूनिट्स होनी चाहिए। सुटेबली अप्रोक्सीमेटेड, अप्रोक्सीमेशन कर देना चाहिए। लेट्स से कोई डाटा ऐसा है, लेट्स से 300301। अब आपको पता है यार इस लास्ट 2 डेसिमल के बाद ना 2 ही डिजिट तक की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसके बाद का ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता। लेट्स से ऐसे लिखा हुआ है 44.4203 या 23 ये लिखा हुआ है, तो अगेन इसको हटा दो और अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है। लेट्स से ऐसे लिखा हुआ है 57699, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो यार एक काम करो ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 57.70 लिख लो, तो अप्रोक्सीमेट कर देना चाहिए, क्योंकि टेबल हमें सिंपल बनानी है, लेमन के लिए भी बनानी है, अट्रैक्टिव भी बनानी है, क्लियर होनी चाहिए। तो अगर डाटा को अप्रोक्सीमेट करने की ज़रूरत पड़े तो कर देना है, ठीक है। साइंटिफिकली प्रिपेयर, साइंटिफिकली प्रिपेयर का मतलब होता है डाटा जो होना चाहिए ऐसे ही नहीं कहीं भी रिकॉर्ड कर दिया। हर डाटा को रिकॉर्ड करने का एक वे है। आपने जो डाटा अरेंज किया है दैट शुड बी अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर। मेल का डाटा यहाँ आना चाहिए, फीमेल का डाटा यहाँ आना चाहिए, मेल और फीमेल का टोटल यहाँ आना चाहिए, ऐसे ये रहा। रूरल का डाटा यहाँ आना चाहिए, अर्बन का यहाँ आएगा, इसका टोटल यहाँ आएगा, इसका टोटल यहाँ आएगा और सबका टोटल यहाँ आएगा, इन दोनों का टोटल भी यहाँ आएगा, इनका भी टोटल यहाँ आएगा। तो डाटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए लॉजिकली अरेंज, साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली अरेंज। कोई भी डाटा कहीं भी अरेंज नहीं लिख दिया, लिखा है तो तरीके से लिखा है, उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। दीज आर सम रिक्विजिट्स ऑफ अ टेबल। नाउ बच्चों टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक टेबल में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैं ना इसको अलग से नहीं समझा रहा, मैं एक काम करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ आपके लिए, एक टेबल का फॉर्मेट बना दिया है मैंने। अब मैं इसी में मार्क करूँगा आपके लिए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले टेबल के अंदर होना चाहिए टेबल नंबर। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, टेबल नंबर। देखो ये टेबल नंबर और यहाँ पे आता है टेबल नंबर। फिर क्या चाहिए हमें, टेबल के अंदर टाइटल। टेबल के अंदर वी नीड टाइटल, जो पूरी कहानी बताएगा हमें, तो वी नीड देन टाइटल। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, देखो ये नया है कुछ, इसको बोलते हैं हेड नोट, इसको बोलते हैं हेड नोट। मतलब कुछ नोट है, कोई एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये डाटा सारा परसेंट में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हेड नोट में क्या आता है, यूनिट आ जाती है, ठीक है। इसको हेड नोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक नोट है और ये टेबल के हेड पे है। सर यही लॉजिक है, क्योंकि टेबल के हेड पे है इसलिए इसको बोलते हैं हेड नोट। तो टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, ठीक है। देन वी नीड, अच्छा देन वी नीड, देखो इनको रो बोलते हैं, मेल फीमेल। तो मेल फीमेल क्या है, सेक्स। तो रो की हेडिंग है ये, इस रो की हेडिंग को बोलते हैं स्टब। बच्चों रो की हेडिंग को क्या बोलते हैं, स्टब। स्टब इज द हेडिंग ऑफ रो। और इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रो की एंट्रीज, जो रो में लिखी हैं, रो की एंट्रीज। ये रो की हेडिंग और रो के अंदर है क्या, हेडिंग के अंदर रो की एंट्रीज। और ये क्या कहलाएगा, रो का टोटल, रो का टोटल, ठीक है। सिमिलरली रूरल अर्बन, ये क्या है, कॉलम। और कॉलम की, रूरल अर्बन की हेडिंग क्या है, लोकेशन। तो ये क्या है, इसको कहते हैं बच्चों कैप्शन। कैप्शन, कैप्शन इज कॉलम की हेडिंग एंड स्टब इज रो की हेडिंग। ये थोड़ा अलग है, मतलब बाकी सब तो मैं पता लगता है टेबल नंबर, टाइटल, बट ये दोनों अजीब से नाम है। स्टब इज रो की हेडिंग एंड कैप्शन इज कॉलम की हेडिंग। कैप्शन इज कॉलम की हेडिंग। याद कैसे रहेगा,
अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। C फॉर कॉलम और C फॉर कैप्शन, तो C फॉर कैप्शन, C फॉर कॉलम, ठीक है। अगर कैप्शन कॉलम की हेडिंग है तो स्टब किसकी हेडिंग होगी? रो की। ये क्या कहलाएगा? ये होगी कैप्शन, सॉरी कॉलम की एंट्री। ये रो की एंट्री है, ये कॉलम की एंट्री, एरो डाल के लिख लो, कॉलम की एंट्री। और ये क्या है? कॉलम का टोटल। सॉरी 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 गलती हो गई, गलती हो गई है बच्चों। ये रो है, तो ये है रो का टोटल, ये है रो का टोटल, ये है कॉलम, तो ये है कॉलम का टोटल, ये है कॉलम का टोटल, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। वैसे तो टोटल वाला भी आ जाता है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ टेबल, टेबल की बॉडी, बॉडी ऑफ टेबल, ठीक है। दो चीज़, सोर्स नोट, इसका नाम भी वैसे यही है, सोर्स नोट बोलते हैं इसको, सोर्स नोट ही बोलते हैं। सोर्स नोट का मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये टेबल के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है, ये आपने पिक कहाँ से किया, इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स नोट मतलब ये टेबल जो हमने उठाई है, कहाँ से उठाई है? सेंसस ऑफ इंडिया 2001 या 2011 जो भी होगा, सेंसस ऑफ इंडिया वहाँ से उठाई है। सो सोर्स बताना है आपको टेबल में। एंड एक और चीज़ लिखी हुई है, इसको बोलते हैं फुट नोट, इसको बोलते हैं फुट नोट। फुट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेबल के फुट में है। इसको क्या बोलते हैं? हेड नोट, क्योंकि ये टेबल के हेड पे है। अच्छा, इसको फुट नोट में क्या मतलब होता है? फुट नोट जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना, आपने लेट से यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दिया, स्पेशल एम्फेसाइज, तो एस्ट्रिक का मतलब नीचे लिखा हुआ मिलेगा। ये एस्ट्रिक क्या कहना चाहेगा? तो ये बात कहाँ लिखी हुई होगी? फुट नोट में। या जैसे यहाँ पे तो इसमें एस्ट्रिक नहीं था, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ये डाटा है ये हमने अप्रोक्सीमेट किया हुआ है और राउंडेड किया हुआ है, राउंड अप किया हुआ है 2 डेसिमल तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने ये राउंड किया हुआ है। ये बात हमने फुट नोट में लिख दी। और क्या लिखा जाता है फुट नोट में? जैसे ये एस्ट्रिक के बारे में लिख दिया, कोई एंट्री बोल्ड है उसके बारे में लिख दिया, तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखने के लिए मिलेगा फुट नोट। तो बच्चों क्या क्या होता है पार्ट्स ऑफ टेबल में? टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कैप्शन, स्टब, मेन चीज़ें, बॉडी ऑफ द टेबल, सोर्स नोट, फुट नोट, हेड नोट, ये होता है, बाकी टोटल वगैरह, ठीक है बच्चों। तो दीज आर सम पार्ट्स, सम क्या, ऑल दी पार्ट्स और फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। नाउ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, देन मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा 3 to 4 मार्कर, MCQ या 1 मार्कर जो भी आएगा वो यहीं से आएगा, ठीक है। बट हमें सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ अ टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ अ टेबल, टेबल के टाइप को, डिफरेंट टाइप को क्या कहते हैं? तो मैंने टेबल को क्लासीफाई किया है, या आपके सिलेबस में टेबल को क्लासीफाई किया है 3 बेसिस पे। टेबल के ऑब्जेक्टिव के बेस पे, टेबल के नेचर के बेस पे, डाटा के नेचर के बेस पे, आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के बेस पे, और आपकी डाटा कितना डाटा कवर कर रही है उसके एक्सटेंट के बेस पे, उसके एक्सटेंट के बेस पे। फर्स्ट वन इज़ आपका टेबल का, आपका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बच्चों 2 तरह की टेबल होती है, बच्चे ध्यान सुनना, यहाँ से MCQ आता है। पहला कि जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल क्या होती है? जनरल पर्पस टेबल होती है जिसमें डाटा आपका ग्रेट डिटेल में लिखा होता है। एक ऐसी टेबल जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, अ इंफॉर्मेशन विच कवर वेराइटी ऑफ डाटा, अ टेबल विच कवर डाटा इन ग्रेट डिटेल, उसको कहते हैं जनरल पर्पस टेबल। जैसे आप बनाएंगे वो कोविड-19 इंडिया, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको टेबल निकल के आएगी, उसमें स्टेट भी लिखा हुआ है, एक्टिव केस भी लिखा हुआ है, रिकवर्ड भी लिखा हुआ है, डिजीज़ भी लिखा हुआ है, वैक्सीनेशन भी लिखा हुआ है, फर्टिलिटी रेशो भी लिखा हुआ है, 2 डोज 3 1 डोज एडमिनिस्टर कितनी हुई, कितनी बची हुई है, कितनी वेस्ट हो गई है, केस का फर्टिलिटी रेशो क्या चल रहा है, पॉजिटिविटी रेशो क्या चल रहा है। भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, स्टेट वाइज लिखी हुई है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो क्या है? जनरल पर्पस टेबल। एक टेबल में दुनिया भर की कहानी, इन्फॉर्मेशन इन ग्रेट डिटेल, कवर वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इसका अपोजिट जो हो जाएगा, उसको कहेंगे स्पेशल पर्पस टेबल। एक ऐसी टेबल जिसमें एक आध बात पे एम्फेसाइज किया हो,
एक आध बात पे, लेट्स से कि पूरे इंडिया में वैक्सीन कितनी लगी है, जो सिर्फ ऐसी टेबल बताएगा, उसको क्या कहेंगे? स्पेशल पर्पस टेबल। किस स्टेट में कितने लोगों की मृत्यु हो गई कोविड की वजह से, जो ये बताएगा स्पेशल पर्पस टेबल, क्योंकि सिर्फ वो डिजीज का बता रहा है या सिर्फ वो वैक्सीन का बता रहा है, लेकिन सबका ही बता देगा तो जनरल पर्पस टेबल। आई होप मतलब इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे आ जाओ, नेचर ऑफ डाटा। आपकी टेबल में अगर डाटा जैसा आपने कलेक्ट किया था, आपने हूबहू प्रेजेंट कर दिया, वो का वो ही लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया ना, उसको आपने राउंड कब अप किया, कुछ भी नहीं किया उसमें, उसके डाटा के साथ छेड़छाड़ आपने नहीं की, आपने डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसको कहेंगे ओरिजिनल टेबल। अगेंस्ट इट, जो ओरिजिनल टेबल से डिराइव होती है, उससे बनती है, उसको कहते हैं डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल क्या होती है? एक ऐसी टेबल जिसमें शायद आपने डाटा को राउंड अप कर दिया, जैसे दिस विल बी अ डिराइव्ड टेबल, या आपने उस डाटा को उस टेबल में परसेंट की फॉर्म में लिख दिया, एवरेज की फॉर्म में लिख दिया, मतलब उसमें थोड़ी सी उसकी फॉर्म चेंज कर दी, ओरिजिनल वाली टेबल से बना के कुछ उसको इजी कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड टेबल। जैसे इंफॉर्मेशन इन एवरेज, परसेंटेज, रेशो, राउंडेड अप कर दी फिगर, इनको कहते हैं डिराइव्ड टेबल। नाउ अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज, जो आपकी टेबल है वो आपकी कितनी इंफॉर्मेशन को कवर कर रही है। अगर आपकी टेबल सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक बताती है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक बताती है तो उसको कहते हैं सिंपल टेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को डिवाइड किया, मैं स्पेस देख रहा हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन को डिवाइड किया मेल और फीमेल के बेस पे, मेल और फीमेल के बेस पे, तो आपने किस बेस पे डिवाइड किया है? एक एट्रीब्यूट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, तो सेक्स के बेस पे, दिस इज कॉल्ड सिंपल टेबल, एक ही कैरेक्टरिस्टिक बता रही है, सेक्स। नाउ कॉम्प्लेक्स टेबल क्या हो जाएगी? जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक बताएगी। नाउ अगर आप ये कहेंगे कि मेल फीमेल हो गया, इसमें से लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, ऐसे ही लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितनी फीमेल है। ये हो जाएगी कॉम्प्लेक्स टेबल, जिसमें एट्रीब्यूट दो हों या दो से ज़्यादा हों, जैसे इसमें दो हो चुके हैं, सेक्स और लिटरेसी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें दो हो गए तो सिंपल में इसको कहा, कॉम्प्लेक्स में इसको कहा जाता है टू वे टेबल या डबल टेबल। टू वे टेबल क्यों कहा गया है इसमें? क्योंकि दो एट्रीब्यूट हैं। अब लेट से कि इसमें भी मैं एट्रीब्यूट बनाता हूँ, लेट से प्रोफेशन, लिटरेट का प्रोफेशन क्या है? बिजनेस और जॉब। इलिटरेट में से कितने बिजनेस करते हैं, कितनी जॉब करते हैं? लिटरेट फीमेल में से कितनी बिजनेस करते हैं, कितनी जॉब करती हैं? तो एक आ गया प्रोफेशन। अब तो तीन एट्रीब्यूट हो गए, सेक्स, लिटरेसी एंड प्रोफेशन, तो तीन एट्रीब्यूट हो गए, तो इसको कहेंगे थ्री वे टेबल, क्योंकि थ्री एट्रीब्यूट हो गए। अगर मान लो कोई और एट्रीब्यूट भी बना देता हूँ कि बच्चा है या नहीं है, हैव अ बेबी और नॉट, तो क्या बन जाएगी? चार एट्रीब्यूट या पांच एट्रीब्यूट हो जाए तो उसको कहेंगे मैनीफोल्ड। तो देखो टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होती चली जाएगी, इसको इसलिए क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टेबल। तो अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे बनी हुई हो, एक ही एट्रीब्यूट के बेस पे बनी हुई हो, देन इट इज कॉल्ड सिंपल टेबल। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो, मतलब दो हो, दो से ज़्यादा हो, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबल। दो होंगे तो टू वे, थ्री एट्रीब्यूट होंगे तो थ्री वे, थ्री से ज़्यादा होंगे तो मैनीफोल्ड टेबल। आर यू गेटिंग मी बच्चों? ये हो गया आपका चैप्टर पूरा। MCQ यहीं से आएगा, ठीक है। अब मैं आपको 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, एक 3 to 4 मार्क का एक क्वेश्चन कराता हूँ कि टेबल बनाते कैसे हैं। नेवर नो कि कैसे क्वेश्चन कैसा आ जाए, हम फुल फ्लेज तैयारी करके जाएंगे, प्लीज़। हाँ जी बच्चों, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसकी टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, कैसे बनाते हैं आपको सिखाता हूँ। रेस्ट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आपको मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे या आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे, मैं आपको और क्वेश्चंस भेज दूंगा।
प्रैक्टिस के ऊपर बात है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको ताकि पता लग जाए कैसे बनाते हैं। लेट्स से कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको इसकी टेबल बनानी है। बच्चों डायरेक्टली आपको टेबल नहीं बनानी, पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेना है। इन 11th क्लास देयर आर 120 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हैं टोटल 120, ये बात लिख लिया आपने। आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज़। देखो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, एक छुपी हुई होगी। बॉयज़ कितने हैं 70, मतलब गर्ल्स कितनी होंगी इन जनरल फॉर्म 50, ठीक है। आउट ऑफ टोटल 70 बॉयज़, 70 बॉयज़ में से 30 बॉयज़ बिलोंग्स टू साइंस स्ट्रीम, तो इसमें से साइंस स्ट्रीम में कितने 30 बॉयज़, और आर्ट्स में कितने हैं 25। बस चुप हो गया। 30 + 25 55 55, क्या ये टोटल 70 के इक्वल आ रहा है? नहीं, मतलब एक और स्ट्रीम है जिसका नाम है कॉमर्स, रिमेनिंग स्टूडेंट होंगे उसमें 15 40, ठीक है। देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम, साइंस में गर्ल्स कितनी हैं 10। कॉमर्स में कितनी है, कॉमर्स में 35 है, तो क्या ये टोटल आ गया? नहीं आ रहा, मतलब आर्ट्स में बची हुई होंगी, दैट इज़ 5, ठीक है। प्रेजेंट दिस फैक्ट इन टेबल। अभी देखो मैंने ये क्यों किया, इसको बोलते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मैंने क्यों बनाया, ताकि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, वो मैंने मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकाल ली पहले। जैसे बॉयज़ रखा था, गर्ल्स नहीं पता था, यहाँ पे कॉमर्स नहीं पता था, यहाँ पे आर्ट्स नहीं पता था, तो बहुत ईजी है, आगे थोड़ी सी और टफ हो जाएंगे। अब बना लो इसकी टेबल। अब ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, आप बॉयज़ और गर्ल्स को रो में भी ले सकते हैं, एंड साइंस कॉमर्स आर्ट्स को आप ले सकते हैं कॉलम में। इनको रो में ले लो या उल्टा कर लो, इनको ले लो कॉलम में रो में और इनको ले लो कॉलम में, जैसा भी आप चाहेंगे। तो मैं ब्लड से बॉयज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, गर्ल्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है, ये हो गया सेक्स, ठीक है। फिर बना लेते हैं एक स्ट्रीम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। फिर आपको पता है एक हमें इसका टोटल चाहिए रो का, और एक हमें चाहिए कॉलम का टोटल। कुछ ऐसी बनेगी शायद, ठीक है। बॉयज़ साइंस में कितने हैं 30, कॉमर्स में 15 25, तो टोटल बॉयज़ कितने हो गए 70, गर्ल्स 10 35 एंड 5, टोटल गर्ल्स कितनी हो गई 50, ठीक है। साइंस में टोटल बच्चे कितने हैं 40, कॉमर्स में 50 30। अब इसका टोटल यहाँ से करो या यहाँ से करो, ये सेम आना चाहिए, 120 आ रहा है इसके हिसाब से, यहाँ से भी 120 आना चाहिए, 90 120 आ गया, ठीक है। लेकिन ना मैंने आपको जैसे बताया था, अब जैसे इसमें फुट नोट की ज़रूरत नहीं है, सोर्स नोट उसने बताया नहीं, बट टेबल नंबर और टाइटल तो डाल सकते हैं हम। तो कोई भी अपने पास से ये हो गया, कोई भी अपने पास से टेबल नंबर और टाइटल डाल दो, यहाँ स्पेस कम है, कोई भी डाल दो रैंडम टेबल नंबर, ये चैप्टर नंबर 5 है तो टेबल नंबर 5.1 डाल दिया, ठीक है। टाइटल डाल दो स्ट्रीम वाइज, स्ट्रीम एंड सेक्स वाइज, स्ट्रीम वाइज क्लास 11th स्टूडेंट्स, स्ट्रीम वाइज क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये कुछ और हो सकती है, कोई भी टाइटल हो, समझ गए ना, जो इसको सूट कर जाए। ये बच्चों टेबल को प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे को चैप्टर ख़त्म होने के बाद बता देंगे, मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है। बाय। चैप्टर नंबर 5 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया, छोटा चैप्टर था बच्चे, इस शायद पूरे स्टैट्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 5 सबसे छोटे होते हैं, ठीक है बच्चों।
आई होप समझ में आया होगा। कोई भी इशू होगा आप मेरे से पूछ लेंगे। बाय बाय।